गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसमें रदरफोर्ड मैंने कंप्लीट कर दिया। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जिसमें डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस सारा कुछ कंप्लीट हो गया। और एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसमें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे द मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ा टॉपिक है। मैं पढ़ाऊंगा, बहुत सारा चीज़ें पढ़ाऊंगा इसके अंदर। आपको लगेगा कि कितना सारा पढ़ाया जा रहा है। मैं बार बार आपको बोलते रहता हूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्चुअली 3 टॉपिक है। ये मैं जो पढ़ाऊंगा वो 3 टॉपिक आपका एनसीईआरटी का कवर हो जाएगा। उसमें एक टॉपिक केमिस्ट्री का और 2 टॉपिक है फिजिक्स का, जो 12th क्लास में आपको पढ़ना है। और 12th क्लास के टाइम में आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा। बोर्ड का एग्ज़ाम रहेगा, नीट रहेगा, आईटी का एग्ज़ाम रहेगा। तो उस समय आपको जो प्रेशर रहेगा वो अभी अगर आप वर्क कर लेते हैं तो वहाँ 2 टॉपिक बहुत ईजी से, वहाँ कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। अभी अगर मेरे साथ वर्क करें, आप सारा होमवर्क कंप्लीट कर दें तो वो बोर्ड के एग्ज़ाम में खूब सारे क्वेश्चन आते हैं 12th क्लास में, और बहुत आसान सा तुरंत बन जाएगा आपसे। वहाँ आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो लास्ट मोमेंट का प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। तो अभी मेरा प्रेशर ज़्यादा रहेगा। अभी मैं आपको ज़्यादा वर्क कराऊंगा, ज़्यादा होमवर्क दूंगा, ज़्यादा कुछ पढ़ाऊंगा, ताकि आगे चल के जब 12th क्लास में जाएंगे तो उस समय थोड़ा इजी लगे आपको साइंस। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं काफ़ी कुछ पढ़ाता हूँ और ढेर सारा क्वेश्चन भी आता है। तो एक्चुअली हम लोग 3 टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके अंदर। एनसीईआरटी के 3 टॉपिक कवर कर रहे हैं, इसलिए बड़ा लगेगा आपको। 11th क्लास 12th क्लास के लिए है। नीट के अंदर जो आपको 90 क्वेश्चन बनाना है, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। 90 क्वेश्चन मैं उसकी गारंटी लूँगा। 45 केमिस्ट्री, 45 फिजिक्स। 10 क्वेश्चन सिर्फ एक टॉपिक देगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आप पूरा कंप्लीट करते हैं तो एक सिंगल टॉपिक 10 क्वेश्चन, 90 में से 10 क्वेश्चन ये दे देगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये 3 टॉपिक कवर भी तो हो रहा है, 2 फिजिक्स का, 1 केमिस्ट्री का। आईटी मेन, आईटी एडवांस में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में। और अभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। मैक्सवेल थ्योरी स्टार्ट करते हैं। ये भी एनसीईआरटी में है। तो पहले छोटी छोटी बातें एनसीईआरटी का, फिर हम लोग कंपटीशन में क्या क्या आता है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये थ्योरी हम लोग को डिस्कस करना है। तो नोट करेंगे, मैं समझाता हूं आपको थ्योरी। हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये एक जनरल नॉलेज का टॉपिक है, ठीक है, जो सबको जानना है 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए। और जो अदर्स स्टूडेंट जैसे बैंकिंग की तैयारी करते हैं, एसएससी का तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, उनको भी ये टॉपिक पढ़ना होता है। एक जनरल नॉलेज का टॉपिक है। रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये मैक्सवेल का इमेजिनरी थ्योरी। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट हैं जिनका थ्योरी इमेजिनेशन बेस्ड था। ये सोचे थे, इनका इमेजिनेशन था, ठीक है। इमेजिनरी थ्योरी मतलब जैसे आप साइंस में आप फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, देखेंगे तो आप साइंस में साइंटिस्ट का 2 कैटेगरी में साइंटिस्ट बटे हुए हैं। एक साइंटिस्ट हैं जैसे रदरफोर्ड, दूसरे साइंटिस्ट हो गए मैक्सवेल। लेक्चर 1 में आपने रदरफोर्ड का सारा एक्सपेरिमेंट देखा। रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट हैं, वो साइंटिस्ट जो लोग होते हैं हाईली क्वालिफाइड, मतलब वो उनके पास खूब सारा डिग्रियाँ होता है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एचओडी रहते हैं। ये लोग लैब में वर्क करते हैं, लैब के अंदर जाकर के सारा सेटअप बनाया था। जैसे रदरफोर्ड का मैंने एक एक सेटअप बताया था कि कैसे गोल्ड उन्होंने सेलेक्ट किया,
कैसे लेड का ब्लॉक लिया, रेडियम उठाया उन्होंने, अल्फा इमिटिंग, सारा सेटअप बना करके एक्सपेरिमेंट करना, उसके रिजल्ट को लिखना, ऑब्जर्व करना, उससे जो जो मिला उसको साइंस में प्रेजेंट करना। ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट होते हैं कि जो थिंकर लोग होते हैं, वो कभी लैब नहीं जाते। ठीक है, कभी भी लैब नहीं गए, वो चीज़ों को, साइंस को इमेजिन करते हैं, इमेजिनेशन को पेपर पे लिखते हैं, पेन और पेपर पे लिख करके प्रूव करते हैं। तो साइंस के जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं दो ग्रुप पे, एक जैसे लेक्चर 1 आपने रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखा कि रदरफोर्ड ने कैसे सारा सेटअप बना करके लैब में एक्सपेरिमेंट किए, एक एक ऑब्जर्वेशन को नोट किए, उसके रिजल्ट बनाए और साइंस में उन्होंने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बनाया और बहुत सारा रिजल्ट। मैक्सवेल दूसरे कैटेगरी के साइंटिस्ट हैं। मैक्सवेल जस्ट लैब में नहीं गए, ये थिंकर है, ये जस्ट थिंक करते हैं, चीज़ों को इमेजिन करते हैं, इमेजिन करके उसको लिखते हैं, पेन से पेपर जस्ट लिखे और लिख करके थ्योरेटिकली प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। प्रूफ हो गया तो साइंस में एक नया रिजल्ट आ जाता है, नहीं प्रूफ हुआ तो जस्ट उनके इमेजिनेशन को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट, जैसे सबसे बड़े साइंटिस्ट साइंस में अल्बर्ट आइंस्टाइन एक थिंकर थे, बहुत बड़े थिंकर। जस्ट वो लैब कभी नहीं गए, वो चीज़ों को इमेजिन किए थे। मैं पढ़ाऊंगा, उनकी कहानियां मैं सिखाऊंगा। इसके बाद लेक्चर 2 के बाद लेक्चर 3 आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था, आप देखिएगा कैसे नोबेल प्राइज मिला था, उनके थिंकिंग आइडिया से। जो नोबेल प्राइज के लिए साइंटिस्ट लोग जस्ट 20-20, 25-25 साल तक वर्क करते हैं, और अल्बर्ट आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे नोबेल प्राइज मिला था 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट के वर्क के लिए, सिर्फ इमेजिन करने के लिए, सोचने के लिए। जस्ट उन्होंने जस्ट आंख बंद किया, चीज़ों को इमेजिन किया, इमेजिन करके जस्ट पेपर पे लिखा, प्रूफ कर दिया, और वो बना साइंस का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं डिस्कस करूंगा, इसके बाद लेक्चर आएगा लेक्चर 3, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने लेक्चर हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे रदरफोर्ड मेरा कंप्लीट, उस तरह आपका लेक्चर 2 मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो मैक्सवेल हो गया, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, ठीक है। बोल्ट्जमैन नाम आएंगे आप जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, वहाँ नाम आएंगे, वो भी बोल्ट्जमैन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है। बायो पढ़ेंगे तो बायो में जेनेटिक्स में मेंडल का नाम आता है। तो जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट जितने हैं हर फील्ड के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के फील्ड के, सब थिंकर लोग हैं, ठीक है। तो आज जो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये थिंकिंग करने वाला थ्योरी है, ये लैब में नहीं किया गया है प्रूफ, इसको जस्ट इमेजिन किया साइंटिस्ट लोगों ने। मैक्सवेल ने इमेजिन किया और उस चीज़ों को लिखते गए और पेन पेपर पे प्रूफ कर दी, और बाद में सबको मानना पड़ा। बड़ा थ्योरी है मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, काफ़ी बड़ा है ये। आप थ्योरी MSc तक पढ़ना है आपको। उसके कुछ पार्ट जो छोटे छोटे इक्वेशन, जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, बेसिक आइडिया, वो आपका आईटी का सिलेबस, एम्स का सिलेबस और एलिमेंट 12 का सिलेबस है। डिटेल में मैक्सवेल थ्योरी पे इतना मोटा मोटा बुक है जो कि आपको हायर क्लासेस, जस्ट MSc, कई लोग PhD करते हैं मैक्सवेल थ्योरी पे, तो आपको उतना डिटेल में नहीं जानना है। आपको इनके बेसिक आइडिया, जो क्या क्या कॉन्सेप्ट उन्होंने बोला था, क्या इनका इमेजिनेशन था, उन पे डिस्कस करना है। तो मैं समझाता हूँ इमेजिनेशन, और ये ध्यान रखना कि ये जो थिंकिंग वाले साइंटिस्ट लोग होते हैं, ठीक है, तो इनकी बातें शुरू में कोई नहीं एक्सेप्ट करता। शुरू में ये अपनी बातें रखते हैं साइंस में, ठीक है, कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ, बट उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है जब तक कि वो प्रूव नहीं कर दें, जब तक वो पेन पेपर ले करके उसको डिराइव ना कर देते, जब तक उसको प्रूव नहीं करेंगे तब तक एक्सेप्ट नहीं करता लोग। मैक्सवेल ने तो खैर प्रूव कर दिया था, इन्होंने जो इनका इमेजिनेशन मैं अभी आपसे शेयर करूं कि मैक्सवेल ने ये इमेजिन किया था, स्टिल आप बिलीव नहीं करोगे, आप सोचोगे कि हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। मैक्सवेल का इमेजिनेशन मैं आपसे शेयर करता हूँ, बट अगर मैं सिर्फ इमेजिनेशन बातें करूँ तो स्टिल अभी भी आप कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है, ठीक है। बट प्रूव कर दिया इन्होंने, प्रूव कर दिया तो ये जीनियस साइंटिस्ट बन गए, बड़े साइंटिस्ट लिस्ट में आ गए, ठीक है। प्रूफ जो लोग नहीं कर पाता है, जो लोग नहीं प्रूव कर लेता है, तो वो लोग, जैसे आप पढ़ेंगे गैस लॉ में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और एनसीईआरटी में लिखा हुआ, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे बोल्ट्जमैन, उन्होंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पूरा थ्योरी उन्हीं का दिया हुआ,
गैस लॉ में एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वो भी फिजिक्स का पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है। अब वो इस थ्योरी को प्रूव ही नहीं कर पाए, तो सारा जहां भी प्रेजेंट करते, जहां भी अपने पेपर को प्रेजेंट करते कि मैंने एक थ्योरी खोजा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, कोई एक्सेप्ट नहीं करता। और फाइनली लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि वो सुसाइड कर लिए थे। 1905 का केस है। जब हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे उनके बारे में कि वो इतने बढ़िया थ्योरी लिख के गए, बट कोई साइंटिस्ट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। और जब वो सुसाइड कर लिए, जब एकदम डिप्रेशन में चले गए और हैंग करके जस्ट फांसी लगा के सुसाइड किए थे। सो जब उनका डेथ हो गया एंड देन साइंस में वो पब्लिश किया गया, और वो आज के साइंस का गैस लॉ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, थर्मोडायनेमिक्स का बेस्ट थ्योरी माना जाता है। ठीक है, तो प्रूफ करना होता है। जो इमेजिनेशन, जो थिंकर लोग होते हैं, वो जो अपनी बातें रखते हैं तो लोग उनको बिलीव नहीं करते हैं, वो लोग एक्सेप्ट नहीं किया जाता। बट अगर उसको प्रूफ कर दिया लोगों ने प्रूफ कर दिया, रिटन फॉर्म में लिख करके डेराइव करके दिखा दिया, तब तो सही है। चलिए वो हम लोग बात वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वर्ल्ड के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट, जो सबसे बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे, वो थिंकर थे। उनके सारा थ्योरी आपको 11-12 में पढ़ना, ठीक है, तो वो मैं डिस्कस करूंगा जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा तब। अभी हम लोग बात करें मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैक्सवेल का इमेजिनेशन अब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप खुद सरप्राइज होइएगा कि वो कैसे हो सकता है। मैक्सवेल ने बोला, ठीक है, कि जो मेरा फेस है, मेरा बॉडी है, यहाँ पे ये जो खाली जगह है जहाँ मैं हाथ को मूव कर रहा हूँ, ये खाली जगह है, एयर है। तो मैक्सवेल बोले कि ये जो खाली जगह है, यहाँ पे वायर है, बहुत सारा वायर है, इलेक्ट्रिक वायर, इधर 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 उधर सब तार घूम रहा है। देखिए तो कहीं देख रहे हैं, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, छूने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं टच हो रहा है, करंट फील कर रहे हैं बॉडी में आ जाए, नहीं फील हो रहा है। बट मैक्सवेल बोल रहे हैं कि नहीं, तार है। मैक्सवेल बोले कि इनका इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन थ्योरी। वो बोल रहे हैं कि मेरे फेस के सामने, बॉडी के सामने ये जो एयर का पोर्शन है, एयर में एक तार है, इलेक्ट्रिक वायर है, करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से करंट जा रहा है, हम लोग को दिख नहीं रहा है, फील करने की कोशिश करें, छूने की कोशिश करें, नहीं टच कर पा रहे हैं, करंट भी बॉडी में नहीं आ रहा है। अब ये अपनी इमेजिनेशन शेयर किए अपने फ्रेंड से, अदर साइंटिस्ट से शेयर किए कि मैं सोच रहा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ कि मेरे बॉडी के सामने, मेरे फेस के सामने ये जो एयर है, एयर जो है एक्चुअली इसके अंदर वायर है, खूब सारा वायर घूम रहा है। ठीक है, कोई नहीं बिलीव करेगा, आप भी नहीं बिलीव करोगे, आप भी पढ़ रहे हो, अपने फेस के सामने फील करो तो कि वायर है, तार है, एकदम बिलीव नहीं करेंगे। बोले कहाँ तार है, कहीं कोई वायर नहीं है। ठीक है, कहीं वायर नहीं है, कहीं न तो दिख रहा है, न फील हो रहा है, न करंट आपको लग रहा है, बट ये ट्रू है, ये ट्रू है। अब आपको लगा होगा सरप्राइज कि कैसे, कहीं तार तो है ही नहीं, कहीं एयर के पास कहीं भी कहीं मटेरियल नहीं है, कैसे वायर हो गया। वायर है। ऐसे बोलेंगे तो बिलीव ही नहीं करेंगे, आप ही नहीं बिलीव करेंगे। वैसे ही मैक्सवेल ने बोला, तो मैक्सवेल की बातें कोई नहीं बिलीव किया, बट मैक्सवेल ने उन चीज़ों को प्रूफ किया, उनको प्रूफ किया। इनको मैक्सवेल को बोला जाता है कि मैक्सवेल ही हैं जिनके थ्रू जितना मॉडर्न, जो आप लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, देखिए मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न केमिस्ट्री में जितना देखिए है, ये बात सही है कि ये जो एयर है, एयर जो खाली खाली जगह है, वो वायर है। ठीक है, मैक्सवेल का थ्योरी, यही इन्होंने थ्योरी दिया, उस थ्योरी को उन्होंने प्रूफ कर दिया, प्रूफ करके साइंस को दिखा दिया, दिखाया कि देखिए जो मैं बोल रहा था कि ये एयर है, एयर जो खाली खाली जगह है उसमें वायर है और उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, मैक्सवेल ने प्रूफ कर दिया और होता है, वो ट्रू है। मैं आपको फील कराऊंगा, बताऊंगा आपको कैसे उन्होंने प्रूफ किया। और जब उन्होंने प्रूफ किया, जब उन्होंने ये बता दिया कि हाँ इस तार है, ये दिख नहीं रहा है, बट हमारे फेस के बगल से एक वायर गुजरा है, और ये जब साइंस में एकदम ट्रू हो गया, उसी के बाद से जितना वायरलेस ट्रांसमिशन है, आप घर पे टीवी देख रहे हैं, आप जानते हैं कि टीवी स्टेशन कहीं दूर है, आपके घर से 50 किलोमीटर दूर टीवी स्टेशन है, वहाँ से उसने सिग्नल भेजा और आपके घर के टीवी में डिटेक्ट कर लिया, आ गया। ठीक है, रेडियो देख रहे हैं, अभी मोबाइल पे आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू देख रहे हैं,
वाईफाई सिस्टम है, सब तो ट्रांसमिशन क्या है, वायरलेस ट्रांसमिशन। तो वायरलेस ट्रांसमिशन जितना भी अभी जो मॉडर्न लाइफ में या लग्जरी लाइफ का एक पार्ट बन गया है कि वायरलेस ट्रांसमिशन, वायरलेस ट्रांसमिशन की बिना वायर का एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना, सारे के पीछे बेस इन्हीं का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन्हीं ने बोला था कि एयर, जो एयर है उसको आप वायर मान सकते हैं, और इन्होंने प्रूव करके दिखाया था। मैं भी आपको दिखाऊंगा, मैं ड्राइंग करके दिखाऊंगा। इन्होंने बनाया कि हाँ एयर जो होता है एक वायर होता है, और जब इन्होंने प्रूव किया कि हाँ वायर है, तब साइंस में स्टार्ट हो गया कि हम लोग क्यों नहीं वायरलेस ट्रांसमिशन स्टार्ट करते हैं। और वायरलेस ट्रांसमिशन का उसी से इन्वेंशन हुआ रेडियो। रेडियो स्टेशन कहीं दूर है, दिल्ली में है, आप पटना में सुन लेते हैं, तो वो वायर एयर के रास्ते से वायर आपके दिल्ली से आके पटना में आपको ट्रांसफर हो गया। या टीवी जितना देख रहे हैं, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन पे आप जो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है वायरलेस, बिना तार का। आप देखते हैं कि आप मोबाइल में कहीं वायर नहीं है, फिर भी आप यहाँ पटना से यूएस अमेरिका तक बात कर लेते हैं। तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र, आपका साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ से साउंड अब यूएस चला गया, अब विदिन सेकेंड चला गया, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफ़र है वो वायरलेस ट्रांसमिशन। आप देख रहे हैं इंटरनेट पे, आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। जितना मोबाइल यूज कर रहे हैं, रेडियो है, टीवी है, सब तो वायरलेस ट्रांसमिशन है। और वायरलेस ट्रांसमिशन इन्हीं के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उसी के हेल्प से डिजाइन किया गया था। अब मैं थ्योरी बता देता हूँ कि क्या इन्होंने बोला क्या था, मैं डिस्कस करता हूँ। सो मैं बोर्ड पे ड्राइंग बना के आपको समझा देता हूँ, एनसीईआरटी में भी ड्राइंग लिखा हुआ है, और जैसे क्लास में भी मैं बताता हूँ। तो राइट हैंड के साथ से मैं लिखता हूँ, तो राइट हैंड के फर्स्ट 3 फिंगर, ये तीनों फिंगर जो हुआ फर्स्ट 3 फिंगर, जैसे 1 थंब हो गया, ना मिडिल फिंगर, और ये तीनों फिंगर को आप ऐसे अरेंज कर लेंगे। ये राइट हैंड के फर्स्ट 3 फिंगर, मैक्सवेल ने बोला था, ये मैक्सवेल का थ्योरी है। मैक्सवेल ने ऐसे बोला कि ये राइट हैंड फर्स्ट 3 फिंगर को ऐसे अरेंज करें तो 90 डिग्री, चेक करें तो 90 डिग्री। देखिए ये है फर्स्ट सेकेंड फिंगर, यहाँ 90 डिग्री एंगल हो गया, ये वाला और ये वाला फिंगर यहाँ भी 90 डिग्री है, और इसमें भी 90 डिग्री है। तो मैक्सवेल का ये इमेजिनेशन थ्योरी है। इमेजिन किए, वो मैक्सवेल बोले कि एक पॉइंट में, एक कॉन्सेप्ट में इमेजिन कर रहा हूँ, और इमेजिनेशन को उन्होंने प्रूफ किया था। मैं जो डेरिवेशन था जिससे उन्होंने प्रूफ कर दिया था, वो इक्वेशन पढ़ना है, वो आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। तो मैक्सवेल ने ये बोला कि आप राइट हैंड के फर्स्ट 3 फिंगर को ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और अब वो बोले कि ये फिंगर को या हाथ को जो है मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी, ठीक है। जब आप आगे पीछे मूव करते हैं तो मैक्सवेल बोले कि देखिए ये जो मिडिल फिंगर है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट, जैसे ये आ रहा है तो ये लाइट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और वो बोले कि जो लाइट है, ये लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से लाइट ऐसे चलते रहता है। ये मैक्सवेल का थ्योरी है, मैक्सवेल ने इमेजिन किया था। मैक्सवेल ऐसे इमेजिन, कहीं भी फिंगर रख सकते हैं, मैं इधर भी फिंगर ऐसे रख सकता हूँ, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ। ये मिडिल फिंगर, वो बोले कि मिडिल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ऐसे लाइट का डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, मोशन ऑफ लाइट के मोशन के लिए उन्होंने बोला कि ये मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है। तो इसके परपेंडिकुलर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके परपेंडिकुलर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे करते हुए लाइट आगे बढ़ते रहता है। ये कॉन्सेप्ट है। सो कोई देखा नहीं है, कहीं लाइट दिख नहीं रहा है, ये है तो रूम में सनलाइट आ रहा है, बल्ब से लाइट आ रहा है, तो बोले कि एनी सोर्स ऑफ द लाइट, सनलाइट, बल्ब लाइट, हीट लाइट, एनी सोर्स जो लाइट है, लाइट को बस ऐसे बनाना है। और ऐसे बना के जस्ट ऐसे बोल रहे हैं कि लाइट इज द कॉम्बिनेशन, ये लाइट जो है कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑसिलेट करते रहेगा, मैं ड्राइंग करूंगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग रहेगा, और दोनों मिल करके लाइट ऐसे चलते रहता है। वो उन्होंने बोला कि देखिए मैं ऐसे सोच रहा हूं कि ये लाइट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन। जैसे रुकिए, मैं पेन से बना रहा हूं लाइट, ये ले लीजिए लाइट, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे इस तरह मुझे पेन बनाने दीजिए। तो जैसे इमेजिन करके सीख जाएं आप, फिंगर से या पेन से लीजिए, मैं पेन से ही बना रहा हूँ।
ऐसे मैं दिखा दूँ आपको, चलिए देखिए ऐसे ऐसे ये बोले कि लाइट जो है ये ब्लू कलर इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट। तो इसके परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग का मतलब इसको ऐसे लगा देंगे, ऐसे कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा। ऐसे ऑसिलेटिंग, आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे, ऐसे ऑसिलेट करते रहता है। मैग्नेटिक फील्ड को भी ऐसे प्लॉट करें, इस तरह से बनाएं। मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट राइट ऐसे करते हुए लाइट ऐसे चलते जाता है। ये उन्होंने बोला था कि दिख नहीं रहा है, कोई चीज नहीं विजिबल है, बट इमेजिन किए और उसको प्रूफ कर दिए और सही है, एकदम सही है। उन्होंने बोला कि जो लाइट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलेगा, जैसे जैसे लाइट चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा। बस जब प्रूफ हो गया तब सब साइंटिस्ट लोग इस चीज को पकड़ लिए कि अच्छा लाइट है, लाइट चलेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा। ये रेड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है उधर ही करंट चला जाता है। साइंस का रूल है, आप 10th क्लास में नहीं पढ़े होंगे तो 11th 12th में पढ़ेंगे कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये ब्लू है, ब्लू कलर जैसे मान लीजिए ऐसे ब्लू कलर हुआ, ब्लू कलर ऐसे लाइट चल रहा है, लाइट ऐसे चल रहा है। मान लीजिए यहाँ बल्ब जला दिया मैंने, तो बल्ब जला दिया तो लाइट ऐसे चलते रहेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। तो लाइट जब बढ़ेगा तो उसके साथ साथ ये रेड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी चलेगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर चलता है उधर ही करंट चल जाता है। बस हो गया, और इन्होंने प्रूफ कर दिया कि हाँ है, ऐसा है। लाइट जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है, प्रूफ करके दिखा दिया। और जब इन्होंने प्रूफ कर दिया तो सब साइंटिस्ट लोग बोले कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उधर करंट होगा, और करंट निकल आया। और जैसे ही करंट निकला सब लोग सोचे कि अब वायर की जरूरत क्या है, अब तो वायरलेस ट्रांसमिशन भी बना सकते हैं, बिना वायर के ही हम लोग करंट फ्लो कर देंगे। और यहीं से शुरुआत हुआ। सबसे पहले रेडियो आया। रेडियो में रेडियो स्टेशन होता है, हर शहर में एक रेडियो स्टेशन है। वहाँ रेडियो स्टेशन से जस्ट एनर्जी प्रोपगेट करता है, वहाँ से लोग एनर्जी भेजता है। और रेडियो, आपके घर में रेडियो है, एयर के रास्ते से वो एनर्जी, क्योंकि ये प्रूफ हो गया था कि एयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो करंट है, और करंट है तो वो वायर है, और वहाँ से वायर के थ्रू आपके घर पे चला आता है। रेडियो के बाद फिर टीवी बना, टीवी के बाद मोबाइल आया, मोबाइल के बाद अभी इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट आ गया, 3G 4G आ गया। तो सारा जो वायरलेस ट्रांसमिशन जो आप सुनते हैं, फील करते हैं, घर पे टीवी देखते हैं, तो वायरलेस ट्रांसमिशन इन्हीं का दिया हुआ है। इन्होंने नहीं बनाया था, इनका थ्योरी को यूज किया गया था। साइंटिस्ट लोग इन्हीं के थ्योरी को यूज करके वायरलेस ट्रांसमिशन डिजाइन किया। तो ये इमेजिनेशन थ्योरी है। ये मैक्सवेल कभी लैब में नहीं गए, थिंकर हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी लैब नहीं गए हैं। मैं उनकी थ्योरी पढ़ाऊंगा तो देखिएगा कि कैसे 2 मिनट के अंदर कैसे उन्होंने नोबेल प्राइज ले लिया था। सो जो अदर साइंटिस्ट से जो 1-1 साल तक नहीं हो रहा था, और अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे उनके पास टेबल पे प्रॉब्लम गया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो मैं समझाऊंगा कि वो लोग थिंकर हैं, बिग थिंकर। बस चीज़ों को इमेजिन किए, जस्ट उसको लिखे, 2-3 लाइन लिख करके प्रूव कर दिए। इनका भी थिंकिंग है, इनका बात तो कोई मान ही नहीं रहा था, इनकी बात को कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि कैसे कह सकते हो कि वायर है, इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसे आप कह सकते हो, इमेजिन कैसे कर लें। कोई न तो हमें दिख रहा है, ना फील कर रहा है, ना करंट हमें लग रहा है। इनका एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन ऐसा इक्वेशन है 10 बार तो मेडिकल में आया हुआ है। ऐसे ही इस बार IIT मेन में 2 बार पूछ चुका था, 2 एग्जाम में। IIT एडवांस में IAS के एग्जाम में तक पूछा हुआ। वो इक्वेशन इनका ये फेमस इक्वेशन, C = 1/√ε0 और μ0। ये एक इनका ऐसा इक्वेशन है जो IAS एग्जाम से लेकर के आपका बैंकिंग के अंदर IIT मेन एडवांस में 10 बार ये पूछा हुआ। ठीक है, ये है स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ है ε0 रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और μ0 रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। इन्होंने ये प्रूव कर दिया था, डाटा रख करके जस्ट सॉल्व करके दिखा दिया था कि लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, उन दोनों के मिक्सचर से बना हुआ है, और प्रूफ करके दिखा दिया कि प्रोपेगेट करता है। जैसे ये प्रूफ हो गया, इन्होंने सारा कुछ डिराइव करके दिखा दिया, तब लोग साइंटिस्ट लोग इनकी बात मानने लगे। अदरवाइज सिर्फ बोलने से नहीं होता। ये नहीं कि आप कोई चीज़ इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनेशन सिर्फ शेयर करिएगा तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। इमेजिनेशन को प्रूफ करना पड़ता है। तो बड़े बड़े जो थिंकर लोग होते हैं, वो जो इमेजिनेशन लिखते हैं उसको राइटिंग में प्रूफ करके दिखाते हैं। जबकि रदरफोर्ड जो, वो लोग भी बड़े साइंटिस्ट हैं। वो लोग हैं कि हाई डिग्री वाले साइंटिस्ट होते हैं,
बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के एचओडी रहते हैं, वो लोग लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट बनाते हैं, जबकि ये लोग हैं थिंकर हैं। ये लोग थिंक किए और साइंस को पूरा चेंज करके रख दी, जिसके थ्रू आप रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, 4G, ब्लूटूथ का भी कॉन्सेप्ट है, वायरलेस ट्रांसमिशन हो गया, सब इन्हीं का दिया हुआ। स्टार्ट करते हैं। जो हमारे सिलेबस में है, जो चीज़ें हमें पढ़ना है, आपको पढ़ना है, जो आईटी का एम्स तक का लेवल है, वो हम लोग एक एक करके पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट तो ये नोट करेंगे कि ये जो ब्लू कलर है, लाइट कहेंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कॉम्बिनेशन ऑफ, ये जो बनेगा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। पहला लाइन तो ये लिखेंगे कि ये लाइट जो है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो ये सारे फील्ड जितने भी दिख रहा है, ये लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सब परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पहला लाइन तो ये नोट करते हैं, जो जो हमारे सिलेबस में नोट करते रहेंगे। ड्राइंग बना के हम लोग सीखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में कम है, पूरा पढ़ना है तो एमएससी तक जाना पड़ेगा मैथ्स और थ्योरी के लिए। सो जो जो है हम लोग सिलेबस में या एम्स तक का या आईटी एडवांस तक का वो डिस्कस करते हैं और एक एक करके पॉइंट लिखते हैं। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट। सो फर्स्ट थ्योरी जो है, इसमें कई पॉइंट, 6-7 पॉइंट जो भी आएगा वो डिस्कस करते हैं। सो लिखेंगे लाइट और इलेक्ट्रो, ये हम छोटा कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, H, कॉम्बिनेशन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर oscillating electric field vector and oscillating magnetic field vector. Magnetic field vector. सो सबसे पहले ये लिखना है कि जो मैंने आपको ड्राइंग दिखाया कि ये लाइट है, मैं ड्राइंग भी करूंगा यहाँ पे। लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। सो ऑसिलेटिंग लाइट जो है, लाइट कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर, रेड और ग्रीन परपेंडिकुलर है। लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट और रेडिएशन में क्या डिफरेंस है वो मैं लिस्ट बनाऊंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बहुत सारे आते हैं, उसमें गामा रे आएगा, एक्स रे आ जाएगा, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, कॉस्मिक, लिस्ट में पढ़ाऊंगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऐसा लिस्ट है कि जो आपको बैंक के एग्जाम में आना ही है, आईएएस के एग्जाम में तक आता है। ये एक जनरल नॉलेज का टॉपिक है और आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको तो बहुत चीज़ें बहुत डिटेल में जानना है। तो ये है पहला लाइन, तो ये लिखना है कि लाइट जो हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑसिलेटिंग, ये रेड वाला ऑसिलेट करता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। दिस फील्ड, अब आपको लिखना है कि ये दोनों फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। नेक्स्ट लाइन, perpendicular to the direction of
of propagation of light. Of light. So these two vectors are perpendicular to the direction of propagation of light. नोट करिए, मैं ड्राइंग करता हूं इसका. कई तरीके से ड्राइंग लिखा जाता है, किया जाता है. हम लोग भी 2-3 ड्राइंग करके दिखाते हैं. नंबर 2, तो जो आपने स्टेटमेंट लिखा उसको ड्राइंग में कन्वर्ट करेंगे. ऐसे लिखते हैं, यह है, ऐसे बना लेंगे. ये लाइट, ये तो फैक्टर के कर सकते हैं. के इज द प्रोपेगेशन. मैं सब टर्म बता दूंगा, आप लाइट लिख लीजिए. लाइट का स्पीड है, जानते हैं कि स्पीड c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इसके परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो रेड कलर का ऐसे बनाना है और थोड़ा डॉट डॉट पीछे भी कर देंगे. आप ऐसे डॉट डॉट बना देंगे और ऐसे लिखेंगे कि ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. और यहां एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएंगे. इसको डॉट डॉट करके इधर बढ़ा देंगे और लिख देंगे इसको ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों के बीच में वेक्टर जो है यहाँ पे 90 डिग्री. यहाँ भी लिखना है 90 डिग्री. ये भी है 90 डिग्री. सब परपेंडिकुलर है. तो जैसे मैंने फिंगर बना के दिखाया था, चाहे आपका ये ब्लू कलर लाइट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, सारा एंगल 90 डिग्री पे है. तो जो आपने स्टेटमेंट लिखा है उसको आप बना लेंगे और यहाँ पे आप लाइट कर देंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऐसे फिगर आपको ड्रॉ करना है. जो आपने स्टेटमेंट लिखा था उसका ड्राइंग ये हो गया. आपने बना लिया. एक और ड्राइंग कर लेंगे आप. कई तरीके से हर बुक में अपना अपना अलग अलग ड्राइंग लिखा रहता है. एसआईडी का जो ड्राइंग है वो भी मैं कर दूंगा. तो ऐसे लिखा हुआ है, ये है लाइट. ब्लू कलर का हम लोग यूज कर रहे हैं, लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. और लाइट होगी. ठीक है, ये है आपका, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे प्रेजेंट कर रहा हूं. देखिए, ये है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे. और परपेंडिकुलर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसे बनाना है. देखिए, ऐसे इस तरह से वेक्टर बनाना है. देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड. सो रेड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड देखिए परपेंडिकुलर है. ये मान लीजिए एक्स एक्सिस हुआ. अगर लाइट एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जेड की तरफ. तो ऐसे
तो इस तरह आप बना सकते हैं। तो मैं बताया कि हर बुक में अपना अपना अलग अलग फिगर लिखा रहता है, तो ऐसे आप फिगर बना सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड, तो खूब सुंदर सुंदर आप फिगर बनाएंगे। आप नोट करना है, कलर पेन रखेंगे। क्लास में भी, क्लास का भी होता है, जैसे ऑफलाइन भी होता है, तो सारे स्टूडेंट देखता हूँ कि कलर पेन लेके यूज करते हैं। जैसे जैसे मैं लिखूंगा उसी तरह खूब सुंदर से राइटिंग में लिखेंगे। साइंस को थोड़ा सा एंजॉय करिए, थोड़ा नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो बहुत इंटरेस्टिंग है। बस थोड़ा मेहनत करना होता है, 10 घंटे कम से कम टाइम देना पड़ता है, और खूब अच्छा लगेगा। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे साइंस, आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और ये फिजिक्स भी है और ये केमिस्ट्री भी है। तो ये नहीं कि मैं सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मैं बोला कि ये 2 टॉपिक तो फिजिक्स है, इसमें एक टॉपिक ही केमिस्ट्री है। तो फिजिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप नोट करेंगे, आप जो आपने लिखा था, उसको ड्राइंग कर दिया मैंने कि लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट एनसीईआरटी का भी फिगर मैं कर देता हूँ। एनसीईआरटी में भी ऐसे ही, एनसीईआरटी में तो कुछ उसी टाइप का फिगर होगा, मैं बना देता हूँ फिगर। 4 है मेरे पास, एनसीईआरटी है, तो एक्स एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वही इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे लिखा हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रीन कलर का ये है मैग्नेटिक फील्ड। ये है मैग्नेटिक फील्ड ऐसा। ठीक, जस्ट सही पर चेक कर लेंगे। हाँ ठीक है, दूसरे में है, दूसरे में ठीक है, ठीक हो गया। और ये है लाइट, ये लाइट। एक है एक्स एक्सिस, एक का प्रोपेगेशन अलोंग द एक्स एक्सिस है, दूसरा है वाई की तरफ और तीसरा है जेड की तरफ। तो ये एनसीईआरटी का फिगर ऐसे बना हुआ है। मेरे पास बुक है, आपको बुक जो मैं यूज कर रहा हूँ एनसीईआरटी का, ये वाला फिगर आपको दिख रहा है, ये है पेज। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। एनसीईआरटी में तो थोड़ा सा ही लिखा हुआ है, हम लोग तो बहुत चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 34, मेरे पास जो बुक है एनसीईआरटी का वो पेज नंबर 34 से मैंने लिया है। तो वहां से मैंने ये फिगर लिया है। तो आप फर्स्ट फिगर जो मैं बनाया था वो भी लिख सकते हैं। ये भी काफ़ी कॉमन फिगर में आता है कि परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और लाइट तीनों परपेंडिकुलर है। उसी का ड्राइंग ऐसा है, इस फॉर्म में भी ले सकते हैं कि एक लाइट है अलोंग एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द जेड एक्सिस। पेन कलर यूज करेंगे तो काफ़ी क्लियर दिखेगा। चलिए नेक्स्ट। आप ड्राइंग करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूं। नेक्स्ट इस फिगर से हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो प्लानिंग करते हैं हम लोग। तो 5 पॉइंट। आपने ये लिखा कि ये है लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इधर एक वेक्टर कर लेंगे और वेक्टर के और कैप कर लेंगे। मैं समझा देता हूँ, लिख देता हूँ। ये है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और यह ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और लाइट ऐसे चल रहा है।
सो सारा एंगल 90 डिग्री है यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि सारा एंगल जो 90 डिग्री है, तो आप बता सकते हैं कि एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये जो लिखा है मैंने साइन परपेंडिकुलर, सो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और ये दोनों परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट, ऐसे लिख सकते हैं। या स्पीड ऑफ लाइट भी कर सकते हैं कि ये स्पीड ऑफ लाइट का या वेलोसिटी ऑफ लाइट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड और परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। एक ये जानना है आपके लिए, और वो तो मैंने सिखाया था फिगर में। आप फिगर तीनों पेन आपको मैंने बताया था कि ये वेक्टर और ये वेक्टर, तीनों वेक्टर क्या है 90 डिग्री पे, ये 1 2 3 तीनों परपेंडिकुलर है, ये हो गया। अच्छा, वेक्टर के क्या है, तो यूनिट वेक्टर कैप, ये यूनिट वेक्टर के लिए थोड़ा फिजिक्स में या मैथ में वेट करना है आपको। ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, जिसका मतलब लाइट प्रोपेगेट कर रहा उधर की तरफ एक वेक्टर है। सो यहां पे लिखेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी लिख सकते हैं ये। तो एक छोटा सा रिजल्ट कि तीनों एंगल 90 डिग्री पे रहेगा और इसका मतलब तीनों परपेंडिकुलर होगा आपका। नेक्स्ट रिजल्ट, अगर E और B इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, तो एक स्केलर प्रोडक्ट पढ़ना आपको, जो वेक्टर मैथ में या फिजिक्स में भी मैं पढ़ाऊंगा। वेक्टर यूनिट डायमेंशन के बाद मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा आपको। तो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। सो वेक्टर E और डॉट वेक्टर B, इसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ये जो डॉट प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सो स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो साइंस में लिखा जाता है E और B, और दोनों के बीच में जो एंगल है cos थीटा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ E मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू cos थीटा। अब आप जानते हैं कि दोनों वेक्टर E वेक्टर और B वेक्टर के बीच में एंगल है 90 डिग्री। cos 90 डिग्री होता है 0। सो E और इंटू B cos 90 डिग्री हो गया 0। सो ये 0 हो जाएगा। तो वेक्टर E और डॉट वेक्टर B मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये पढ़ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए डॉट प्रोडक्ट, ये आता है कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो छोटा रिजल्ट है, आपको सिलेबस में छोटा छोटा ही टर्म पढ़ना। आपको बड़े तो पूरा एक बुक ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। MSc में जब आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, तो वहाँ एक बुक है रेडिएशन के लिए। तो आपको उतना डिटेल में नहीं जानना है, इसके बेसिक फंडामेंटल रिजल्ट जानना है, कहाँ यूज करना है। इससे हम लोग वायरलेस ट्रांसमिशन का जितना भी वायरलेस ट्रांसमिशन टीवी मोबाइल सब में जो डिस्कवरी कहिए कि टीवी के बारे में लोग सोचा कि कैसे हम लोग वायरलेस ट्रांसमिशन पे वर्क करें, तो यही थ्योरी है। इसी थ्योरी से लोग सोचे कि अगर एयर है, एयर में लाइट है और लाइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो करंट भी है, और एकदम सही है। तो ये सब छोटे छोटे रिजल्ट आपको जानना है, ये जानना है रिजल्ट। अच्छा, वो एक तो लाइट कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वो जानना है, वो रिजल्ट सबसे ज़्यादा पूछा गया है रिजल्ट। नेक्स्ट 7। सो इन्होंने ये इक्वेशन, सबसे इनका इंपॉर्टेंट इक्वेशन यही है, इसी से उन्होंने प्रूव किया था कि एप्सिलॉन नॉट इंटू द म्यू नॉट, यही इक्वेशन है जिससे इन्होंने बताया था। और भी इक्वेशन है, और भी इक्वेशन एक आता है, तो आप पहले इसको नोट कर लेंगे। तो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ।
थ्योरेटिकल रिजल्ट है, थ्योरी टाइप को पूछा जाता है कि लाइट और इसके बीच में रिलेशन पूछा जाता है, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। दोनों टर्म में बता देता हूँ, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट तो पढ़ चुके हैं आप, सो परमिटिविटी बोलते हैं इसको, ये परमिटिविटी, और ये यूज होता है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। परमिटिविटी जो टर्म है आपको यूज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन में। तो ये टर्म जो है वो अगर जहां एप्सिलॉन नॉट है, परमिटिविटी है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसका वैल्यू आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं आप क्लास में, 8.85 इंटू 10 पे पावर -12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू हुआ। और जो उसके बगल में एप्सिलॉन नॉट है वो है परमिएबिलिटी। यूनिट डायमेंशन में तो आएगा ही, यूनिट डायमेंशन में ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, तो यूनिट डायमेंशन में तो आना ही है, बट यहां से भी सीख लेंगे, वहां रिपीट कर लेंगे। यह है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस को ये रिप्रेजेंट करता है। इसका वैल्यू जो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो इसका वैल्यू होता है, कांस्टेंट है, 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है विथ यूनिट के साथ, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। आप पुट करके देख लीजिए, आप पुट करके देखिए, यहां पे सॉल्व करके देखिए। तो मैक्सवेल का यही रिजल्ट है जिससे उन्होंने एकदम प्रूव कर दिया था कि आप अगर इसको पुट करके देखना चाहेंगे, 1/√, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, इसको सॉल्व करना चाहेंगे, (8.85) 10 पे पावर -12 4 पाई का वैल्यू होता है 3.14 इंटू 10 पे पावर -7। सारा यूनिट SI यूनिट में है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे 3 इंटू 10 पे पावर 8 और मीटर पर सेकेंड आ गया। यह है स्पीड ऑफ लाइट, एग्जैक्ट आता है स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट c है। और इसी से तो प्रूव कर दिया उन्होंने कि जो लाइट है, लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और लाइट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। और ये सबसे फेमस इक्वेशन बना इनका, जो कि बैंक के एग्जाम से लेकर के IAS के एग्जाम तक पूछा हुआ है कि लाइट जो है वो किससे बना हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रूफ करिए, तो ये इक्वेशन है। अगर लाइट है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी। और भी बहुत सारे इक्वेशन है, ये आप एक इक्वेशन, छोटा इक्वेशन और लिखना चाहें आप पहले नोट कर लीजिए उसका। एक और इक्वेशन में लिखवा देता हूं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे उन्होंने प्रूव कर दिया था। ये फिजिक्स में भी खूब यूज होगा। फिजिक्स में इससे 10 क्वेश्चन कम से कम पूछा होगा इस टर्म से। सो नेक्स्ट क्लास जैसे 50 अभी यूनिट डायमेंशन किए हैं, जब हम लोग और 50 करेंगे उसमें सारा आएगा, वहां भी रिपीट करेंगे। साइंस में रिवीजन खूब होते रहेगा हम लोग क्लास में। सो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट और टर्म देखिए जो हमारे सिलेबस में है, 8। ये और एक टर्म इसके साथ साथ अगर आप लिखना चाहें तो इससे भी क्वेश्चन काफी बन जाता है। E0/B0 कर लेंगे, E/B भी लिखते हैं हम लोग। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कुछ पार्ट जो है मैं 12th क्लास में भी पढ़ाऊंगा मैं आपको।
कुछ पार्ट आपको 12 क्लास के अंदर भी पढ़ना, वहाँ इंटेंसिटी, क्योंकि वो अभी समझ में नहीं आएगा। वहाँ पे हम लोग 12 क्लास में 1 या 2 लेक्चर और मैं लूँगा। तो अभी यहाँ हम लोग फंडामेंटल रिजल्ट करेंगे, 12 में भी कुछ पोर्शन इसका कवर करेंगे। सो आप नोट करेंगे यहाँ पे ई नॉट बाई बी नॉट। सो ई नॉट जो है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बी नॉट है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये नोट करेंगे आप। नेक्स्ट थोड़ा सा यूनिट डायमेंशन का हेल्प लीजिए ना अभी, क्योंकि आपने पढ़ लिया है यूनिट डायमेंशन में फिजिक्स में मैं स्टार्ट कर दिया था और एक लेक्चर हो भी गया आपका। 70 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट भी, 70 क्वेश्चन होमवर्क दिया था मैंने, बहुत सारा मैंने समझा दिया था क्वेश्चन कैसे बनाना है आपको, तो वो 70 बन जाएगा आपसे सारा क्वेश्चन। सो नेक्स्ट एक प्लान करेंगे, जैसे सी 1/√ε0 और μ0। सी तो आप जान रहे हैं ना, सी के बारे में जान रहे हैं कि सी जो है वो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड का यूनिट जानते हैं कि स्पीड का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन चाहिए तो LT-1। जैसे एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा, एग्जाम में इस तरह पूछता है, बोलते इसका यूनिट बताइए, ऐसे पूछेगा। ऑप्शन में रहेगा, मेडिकल में ऐसे आएगा 1/√ε0 √μ0 यूनिट चाहिए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसका यूनिट निकालने लगेंगे, इसका यूनिट निकालेंगे, रूट लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो उसमें तो टाइम वेस्ट होगी। और अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं, आप जानते हैं कि इसका मीनिंग, इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग कितना है आपका सी, और सी है तो इसका मतलब हुआ स्पीड, यूनिट जो हुआ स्पीड, और स्पीड का मतलब हुआ मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन चाहिए तो डायमेंशन LT-1 हो गया। तो इस तरह डायरेक्ट नहीं पूछेगा, इनडायरेक्ट पूछेगा। मान लीजिए मैं ये पढ़ा के दिया, आपको बोला कि ये पढ़ना आपको, तो एग्जाम में ऐसे आता है, बोलेगा बताइए तो यूनिट ऑफ, आया हुआ आपको, बोलते इसका यूनिट चाहिए। ऐसा आ जाएगा। तो फिर लोग क्या करते हैं कि इसमें टाइम लग जाएगा। आप इसका यूनिट बनाइएगा, इसका यूनिट बनाइएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, -1 करिएगा, तो बहुत टाइम लगेगा आपको। आपको फास्ट करना है तो तुरंत रीडिंग करिए, तुरंत रीड करिए, ओ ये है क्या, तो एक्चुअली ये है 1/ε0 μ0 कि इन्वर्स है, इन्वर्स नीचे करिएगा तो ऐसा आएगा। अच्छा इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है C²। अगर मैं स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, तो स्क्वायर कर दूं तो C² होगी। और C² का क्या मीनिंग है, C² का मीनिंग है आपका मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। सो यूनिट चाहिए तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन चाहिए तो डायमेंशन हो गया L/2T-2। देखिए कुछ सेकंड में आप बना लीजिएगा, तो वो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बनाएंगे, बनाइए। खूब आता है, खूब पेपर में, आईटी में क्वेश्चन एडवांस में आता है। बोलते यूनिट ऑफ ε0 μ0 करिए, बनाइए यूनिट। सो आप सोचेंगे कि वो ये क्या है, तो ये तुरंत 1 सेकंड में ऐसे सोचेंगे ये तो ε0 μ0 है, और ये ε0 μ0 होता क्या है, तो रियल में 1/c है। इसको ऊपर करेंगे तो 1/c आ गया। तो 1/c
तो 1/मीटर/सेकेंड, तो नीचे में मीटर ऊपर में पर सेकेंड। सो L-1 और T। तो इस तरह आपको वो आप रिजल्ट जानेंगे ना तो यूनिट डायमेंशन में बहुत हेल्प मिलेगा आपको। नेक्स्ट। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, आपको मैंने बताया था कि इसके साथ साथ ये भी समझिएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ E0/B0 ऐसे लिख सकते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड E/B भी लिख सकते हैं, इसको भी एम्पलीट्यूड ही लिखा रहता है। सो मान लीजिए ऐसे पूछ देगा पेपर में कि यूनिट ऑफ E/B, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो तुरंत रिलेट करिए, उसको रिलेट करिए। अब कई लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बनाने लगते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का, वो जरूरत नहीं है। आप अगर रिलेशन जानेंगे तो वो तो स्पीड है, वो स्पीड है, और स्पीड का यूनिट हो गया मीटर/सेकेंड। डायमेंशन करेंगे तो LT-1। सो बहुत सारा यूनिट दे दिया। अब आप थोड़ा इसको बनाएंगे तो इस साल आया हुआ, इस साल आईटी मेन में 2 क्वेश्चन पूछा है इसी टाइप का कि हमें ऐसा यूनिट चाहिए। इसका यूनिट चाहिए, ये इसका यूनिट और डायमेंशन चाहिए। ये था आईटी मेन का क्वेश्चन है। इस सिर्फ इस इक्वेशन से 10 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, 10 क्वेश्चन आया हुआ मिल जाएगा, यूनिट एंड डायमेंशन। इसलिए तो ये मैं बताया कि बहुत फेमस इक्वेशन है बैंक के एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में, 11th में, 12th में, आईडी में, क्योंकि ये प्रूफ करता है कि लाइट है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से लोगों ने सोचा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो करंट है, लाइट के अंदर करंट है, और अगर करंट है तो क्यों नहीं लाइट के थ्रू हम लोग वायरलेस ट्रांसमिशन बना ले, और उससे बना वायरलेस ट्रांसमिशन आपका मोबाइल काम कर रहा है उसी से। तो ये एक जनरल इक्वेशन है। अब बताएंगे इसका यूनिट, इस साल का ही था, इस साल का। देखिए हमें ये निकालना है, कैसे मिलेगा। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना इसमें अपने मन से एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कर दूं और एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट कर दूं। क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि यहाँ रूट से बाहर निकल जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और ये निकल जाएगा अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट, और रुकिए यहाँ से रूट से बाहर निकला एप्सिलॉन नॉट, और जो बच गया 1/अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। रूट चाहिए, एप्सिलॉन नॉट इधर किनारे कर लूँगा, और 1/1 एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। 1 एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट क्या है? सी। एप्सिलॉन नॉट कल पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े हुए हैं यूनिट डायमेंशन में पढ़े, लास्ट क्लास पढ़ा दिया था मैंने। स्टिल याद नहीं है, नहीं याद है, मुझे पता ही नहीं है। ये यूनिट तो याद करने के लिए मैंने बोला भी नहीं था। मैं हेल्प ले रहा हूँ केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का ही हेल्प ले रहा हूँ मैं। रदरफोर्ड में मैंने बोला था कि 2 चार्ज Q1 होता है, Q2 होता है, डिस्टेंस r है, तो उनके बीच में जो फोर्स रहेगा वो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ होता है Q1 Q2/r²। सो एप्सिलॉन नॉट मैं इधर कर लूँ तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 चार्ज हुआ Q1 Q2 और बाई फोर्स इनटू द r²। ठीक है। अब हमें चाहिए, अगर हमें यूनिट चाहिए तो यूनिट देखिए यहाँ पे, यूनिट कूलॉम्ब का स्क्वायर, कूलॉम्ब का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये सी का मतलब मीटर/सेकेंड। ठीक है। सो यूनिट अगर चाहिए था तो यूनिट में मीटर कट गया, तो कूलॉम्ब और न्यूटन मीटर को आप जूल भी कर सकते हैं,
जूल कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो बस रिप्लेसमेंट करना सिखाना था कि देखिए एग्जाम में नया नया पूछते रहेगा, उसको कैसे रिप्लेस करना है। डायमेंशन चाहिए, तो डायमेंशन में अगर आपको निकालना है तो क्यू चार्ज, आप जानते हैं चार्ज इज इक्वल टू करेंट होता है इनटू टाइम होता है, 10th क्लास का यूज करेंगे। और इस तरह कूलॉम, कूलॉम का मतलब डायमेंशन हो गया 80। फंडामेंटल डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन में करंट फंडामेंटल हुआ, टाइम टी फंडामेंटल में आ जाएगा। तो डायमेंशन अगर चाहिए इसका तो ए, ओ छूट गया कूलॉम का स्क्वायर, कूलॉम स्क्वायर छूट गया था और मीटर कट गया। सो कूलॉम का स्क्वायर तो ए स्क्वायर कर देंगे, टी स्क्वायर कर देंगे। बाकी डायमेंशन में न्यूटन जानते हैं, एम एल टी माइनस 2, मीटर एल हो गया, टी हो गया। करिए इसको डायमेंशन बना लीजिए। तो यूनिट पूछा जाता है या डायमेंशन पूछा जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा फिजिक्स जो अभी यूनिट डायमेंशन पढ़ रहे हैं वो भी अगर प्रैक्टिस करते रहिएगा तो चीज़ें एकदम एक दूसरे से कोरिलेशन में आ जाएगा। और साइंस वैसे ही पढ़ाया जाता है, हर सब्जेक्ट को एक दूसरे से रिलेट करना है। m माइनस 1, 1 2 l माइनस 2, T3 m माइनस 1 l माइनस 2 और T3 a स्क्वायर। तो ये है डायमेंशन। तो जो भी पूछा जाएगा, इसका यूनिट चाहिए तो यूनिट, डायमेंशन चाहिए तो डायमेंशन कर लेंगे। तो ये आप जाना था स्पीड के बारे में। सो और 2-3 टर्म और है जो आपको जानना है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बहुत सारा प्रॉपर्टी आपको स्टडी करना है, वो भी जनरल नॉलेज का है, डिस्कस करेंगे हम लोग। सो नेक्स्ट 2 पॉइंट और है, छोटा छोटा पॉइंट ये रेडिएशन के लिए जो आपको जानना है। और मतलब मैक्सवेल की थ्योरी में बाकी रेडिएशन का प्रॉपर्टी बहुत सारा चीज़ें डिस्कस करना है रेडिएशन में। और रेंज ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ है, एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, बहुत चीज़ें। अभी रेडिएशन जैसे रदरफोर्ड में आपने बहुत सारा चीज़ें पढ़ा है, वैसे ही रेडिएशन में ये तो मैक्सवेल का जो मेन थ्योरी है उसका छोटा सा पार्ट आप पढ़ रहे हैं। सो इसमें 9 हो गया, 10 आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट मैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कर रहा हूँ, वो भी नया है, नहीं जानते हैं अभी, बट उसको 2 जगह पढ़ना है, मैथ के अंदर वेक्टर में, या फिजिक्स के अंदर मैं भी पढ़ाऊंगा वहाँ वेक्टर में। सो यहाँ आप देखेंगे, देखिए ये मान लीजिए कॉपी का पेज है। तो कॉपी का जो पेज हुआ, जैसे मेरे पास कोई भी कॉपी है और कॉपी का पेज मैं ले लिया, पैकेज मान लीजिए ये पेज ले लिया। तो इस पेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे रखना है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे रखना है, परपेंडिकुलर रहेगा। और लाइट को ऐसे प्रेजेंट करना है, देखिए है ना, तीनों 90 डिग्री पे, ठीक है। नाउ ये लाइट हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, सारा 90 डिग्री पे है। तो वैसे इसको प्रेजेंट करना है। तो कॉपी जो प्लेन है उसमें 2 वेक्टर में ऐसे हम लोग बनाएंगे। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, 90 डिग्री है यहाँ पे। और ये है लाइट जो होता है, ओ सॉरी कलर मुझे ग्रीन करना था। और लाइट का डायरेक्शन मैं ऐसे कर रहा हूं, ये है लाइट। और इसमें हम लोग बोल सकते हैं ये यूनिट वेक्टर, इसको यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यूनिट वेक्टर उसको बोलते हैं। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट अभी नहीं पढ़े हुए हैं। तो अभी यहाँ पे सिर्फ जो मैं लिखूंगा अभी प्रैक्टिस करेंगे। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लेंगे तो ये बड़ा आसान लगेगा आपको। सो मैंने आपको पहले तो ये दिखाया कि ये कॉपी के प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और परपेंडिकुलर वेक्टर सी होता है।
सो जब आप वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, वेक्टर ई क्रॉस बी ऐसे बोला जाता है, वेक्टर ई क्रॉस बी, इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। या इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट आप लिखेंगे तो उसको लिखने का तरीका है, ई क्रॉस बी जो होता है वो साइंस में होता है ई और इंटू बी, और यहाँ साइन थीटा होता है। साइन ऐसे 90 डिग्री होगा और ये एक यूनिट वेक्टर होगा, ये एक यूनिट वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर के द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ये हो गया। ठीक है, ये है आपको वेक्टर प्रोडक्ट जब पढ़ेंगे उसमें आता है। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड कर दूं वेक्टर ई और क्रॉस बी का मॉड ले लूं, मैग्नीट्यूड ले लूं, तो ये सब वही रहेगा, ई रहेगा, बी रहेगा और साइन थीटा। और ये इसका मैग्नीट्यूड, वो साइंस का रूल होता है यूनिट वेक्टर का, ऐसे ये है कैप लगा हुआ, ये अलग चीज़ है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, ये इसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, मतलब अगर आप ई क्रॉस बी लेंगे तो ई क्रॉस बी अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हो जाएगा ओनली ई और बी साइन थीटा। बाकी इक्वेशन 1 और बाई 2 डिवाइड कर देंगे, फ्रॉम 1/2 डिवाइड कर दीजिएगा, फ्रॉम 1/2। सो वेक्टर के इज इक्वल टू, यहाँ हो गया वेक्टर ई क्रॉस बी डिवाइड बाई ई बी। हो गया। सो ये वेक्टर के है यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। वेक्टर के को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। उसके लिए रिजल्ट पढ़ना आपको। तो ई क्रॉस बी डिवाइड बाई ई क्रॉस बी का मॉड है। तो ये एक रिजल्ट है, मैथमेटिकल रिजल्ट है, जो 12 में मैं और इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। 12 क्लास में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है और ये जानना है। अभी 11th में आपको ये फंडामेंटल रिजल्ट है, वेक्टर 11th क्लास में भी है, इसलिए ये जानना है। ठीक है, सो नोट करेंगे आपको वेक्टर के along the direction of propagation. सो लाइट के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में यूनिट फैक्टर है। तो ये आपका हो गया और एक टर्म और है, वो तो कंप्लीट हायर मैथमेटिक्स है। वो इक्वेशन मैं इसलिए लिख रहा हूँ वो क्योंकि आपको जब लास्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में बताऊंगा तो उसमें थोड़ा सा उसका मैं हेल्प लेता हूँ। तो वो इक्वेशन हायर फिजिक्स या हायर केमिस्ट्री कहिए, तो मैं बस इक्वेशन लिखूंगा, आपको बस नोट करना, उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, वो इसके इक्वेशन के बारे में नहीं सोचना आपको, क्योंकि वो आपके सिलेबस का नहीं पार्ट है। वो एक्चुअली श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन में उसका थोड़ा सा हेल्प लेना होता है, उसके लिए मैं लिख रहा हूँ आपको। सो एक इक्वेशन और, उसके बाद मेरा मैक्सवेल का जो रिजल्ट है वो फाइनल। बाकी रेडिएशन तो बहुत है, उसमें मैं बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग। तो मैक्सवेल का जो आपके सिलेबस में पॉइंट है वो मैं कर दे रहा हूँ। सो यहाँ लिखेंगे 3 डायमेंशनल इक्वेशन फॉर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। थ्री डी इक्वेशन, 3 डायमेंशनल इक्वेशन आप नोट करेंगे। मैं इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पे, वो होगा बट मैथमेटिकल फॉर्म में। सो मैं इक्वेशन लिखता हूँ आपको।
ये अलग इक्वेशन है। देखिए मैं इसको ऐसे प्रेजेंट करूंगा, डेल ऐसे लिखना है, del 2 बाई del x2 और वेक्टर ई प्लस del 2 बाई del y2 और अगेन वेक्टर ई प्लस del बाई del z2 वेक्टर ई इज इक्वल टू, सो 1 बाई सी स्क्वायर del 2 वेक्टर ई बाई del t2। देखिए ये इक्वेशन है, 3D इक्वेशन है, 3 डायमेंशनल इक्वेशन है। 3 डायमेंशनल इक्वेशन इसलिए कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो मेरा हाथ है या हाथ के बगल का जो स्पेस है, ये 3D स्पेस हुआ। जैसे लाइट आ रहा है तो वो 3 डायमेंशनल लाइट है। लाइट यहाँ पे लाइट चल रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, हर डायरेक्शन में लाइट जा रहा है, तो वो 3D वेव होगी। और 3D वेव में एक्स एक्सिस भी आएगा, वाई एक्सिस भी आएगा और जेड एक्सिस भी। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई के अलोंग, जेड के अलोंग और 1 बाई सी स्क्वायर del 2 ई बाई del t2, लास्ट में टाइम आ जाएगा आपको। ये बस आपको इक्वेशन जानना है कि ये वेव 3 डायमेंशनल वेव का इक्वेशन है। आपके सिलेबस में 3D वेव है ही नहीं। आपको जो भी वेव पढ़ना है साउंड के अंदर, लाइट के अंदर, वो 1D वेव पढ़ना है, सिर्फ वेव अलोंग द एक्स एक्सिस पढ़ना। ये 3 डायमेंशनल वेव है। ये मैं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि जब आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे, जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन, जैसे एटम को आप इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन करें कि घर में एक फुटबॉल है, स्फेरिकल फुटबॉल है, वही तो एटम है। बड़ा सा फुटबॉल है, वो एटम है। उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन वेव करता है और वो एटम 3D हो गया। फुटबॉल 3 डायमेंशनल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो वो वेव क्रिएट कर देता है, वो 3D वेव होता है। तो वो लास्ट में आपको श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन पढ़ना है, उसमें ऐसा ही इक्वेशन आता है। इसको और छोटा किया जाता है। इस इक्वेशन को और छोटा मैं कर सकता हूँ। del 2 और del x2 कॉमन ले लेंगे, del 2 del y2 del 2 और del z2 कॉमन लेना है। यहाँ वेक्टर ई करना है, 1 बाई सी स्क्वायर del 2 वेक्टर ई बाई del t2। डेल जो है, ये डेल पार्शियल डिफरेंशिएशन बोला जाता है, कि जो अभी आप नहीं पढ़ेंगे 12 में, कुछ तो मैं बताऊंगा पार्शियल डिफरेंशिएशन है कुछ मैथमेटिक्स में आपको। तो इस इतने बड़े टर्म को ना थोड़ा सा छोटा करके ऐसा लिखा जाता है, ऐसे डेल्टा करके स्क्वायर लिखते हैं, डेल्टा स्क्वायर वेक्टर ई इज इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर वेक्टर ई बाई del t2। ये है फंक्शन। ऐसा इक्वेशन आपको, ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी 3D, और ऐसे ही ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना होगा तो जहां जहां ई है वहां वहां बी कर दीजिए। सो नेक्स्ट 3 डायमेंशनल इक्वेशन फॉर ऑसिलेटिंग और इलेक्ट्रिक की जगह अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो सब कुछ इक्वेशन वही रहेगा, जहां जहां ई है वहां वेक्टर बी कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। मैक्सवेल के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें जो टर्म पढ़ना है वो यही 11 टर्म आपके स्कूल के लिए है, चाहे आईटी के लिए है। बाकी इसका प्रॉपर्टी बहुत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खत्म नहीं हुआ है। ये तो जैसे रदरफोर्ड का स्टार्टिंग का फर्स्ट डे पढ़े थे कि सेटअप उन्होंने बनाया और गोल्ड लिया, लेड लिया, उस तरह का ये आज तो बस कहानी हुआ। मैक्सवेल ने क्या सोचा, कैसे प्रूव कर दिया, लोगों को कैसे बताया कि लाइट में भी करंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इसके चलते रेडियो बना, उससे टीवी बना, मोबाइल बना, इंटरनेट बना, ब्लूटूथ बना, सब उन्हीं के कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो आज तो सिर्फ कहानी हुआ, और उस स्टोरी का जो जो कुछ पार्ट जो आपके सिलेबस में है वो मैंने यहाँ लिख दिया। बाकी तो मेन चीज़ें अभी नेक्स्ट क्लास आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रॉपर्टी क्या है, ये ट्रांसवर्स वेव है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम,
स्पीड कांस्टेंट स्पीड से चलता है, इसका रेंज क्या है, वेवलेंथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या है, एनर्जी क्या है, कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट क्लास डिस्कस करते हैं। सो रदरफोर्ड कंप्लीट कर दीजिए, लेक्चर 1 आपका पूरा क्वेश्चन बना लीजिए, ये थ्योरी आप लिखिए, थ्योरी कंप्लीट करके रखिए। सो नेक्स्ट क्लास फिर इसका आगे का कंटिन्यू करेंगे।